गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र, जिसमें चैप्टर है हमारा ओजोन परत संरक्षण के उपाय। आइए स्टार्ट करते हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक G.W. केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल का पता लगाया था। इसमें तिब्बत पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन की उपस्थिति का पता लगा। पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्रा एवं परिधि के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन का छल्ला पाया गया। इस अतिरिक्त ओजोन की सांद्रता अत्यधिक प्रदूषित शहरों में उपस्थित ओजोन सांद्रता की तरह थी। ध्यातव्य है कि ओजोन का उच्च सांद्रण मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर ओजोन परत को संरक्षित करने हेतु निर्मित किया गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन क्षरण से संबंधित है। अतः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उल्लेखनीय है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्ति कारक हैं। कैसे हैं? तो ओजोन रिक्ति कारक हैं। इन तीनों से ही सबसे ज़्यादा ओजोन का क्षय होता है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से आपका प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो किस दिन आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए थे। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया था? 16 सितंबर को। वर्ष 2021 के ओजोन दिवस का मुख्य विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। जबकि 2021 में इसका थीम क्या था? ओजोन दिवस का मुख्य थीम क्या था 2021 में? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है? नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों ही ओजोन के रिक्ति कारक से संबंधित हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्ति कारक हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था? M. मोलिना, G.W. केंट मूर, जोसेफ फरमन, मार्कस रेक्स। तो इसका आंसर है C. G.W. केंट मूर ने तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल का पता लगाया था। कब किया था यह अनुसंधान? तो 2005 में किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके
रक्षण से संबंधित है तो हरित गृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, संकटग्रस्त प्रजाति। तो इसका आंसर है सी, ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य है ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? सफ़ेद शेर से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जल प्रदूषण से, कृषि से। तो इसका आंसर है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार माइनस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो ओजोन परत की क्षीणता से। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो 1989 से ये प्रभावी हो गया। यह संधि 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है 1979 में हुआ जेनेवा में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जिसमें एजेंडा 21 प्लस यूएनएफसीसीसी की अवधारणा आई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 1997 आ जाएगा, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 में आयोजित हुआ +5 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 5 जून, 23 मार्च, 21 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को आपको ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2021 की ओजोन दिवस की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8, ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, 24 अक्टूबर को, 16 सितंबर को, 1 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 11, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ओजोन से संबंधित जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अम्ल वर्षा जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड आती है। और रॉकेट ईंधन से संबंधित आपका क्या है? केरोसिन तेल है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है सही सुमेलित नहीं है। ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अम्ल वर्षा के कारण में सल्फर डाइऑक्साइड आता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आता है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं शामिल है। ओके। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने या फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन के अवक्षय से। एक्सप्लेनेशन देख लेते। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर ओजोन परत को संरक्षित करने हेतु निर्मित किया गया है।
सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी तथा 1 जनवरी 1989 से यह लागू हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओजोन परत क्षरण के प्रभाव। चलिए देख लेते हैं इसको। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, क्या नाम है इसका, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। तो कहाँ पे पता लगाया था? अंटार्कटिका, जो आपका दक्षिण में है। ओजोन परत क्षरण के पृथ्वी पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन, डीएनए में जो है आपका आनुवांशिक परिवर्तन हो सकते हैं, जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। ध्यातव्य है कि सूर्य की परावैंगनी किरणों का सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। इन्हें हम अल्ट्रावायलेट ए कहते हैं, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी किरणें कहते हैं। अल्ट्रावायलेट ए जो है 315 से 400 नैनोमीटर तथा अल्ट्रावायलेट बी का मतलब है 280 से 315 नैनोमीटर किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट सी जो है 100 से लेकर 280 नैनोमीटर भी अत्यंत घातक होती हैं, परंतु पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती। अल्ट्रावायलेट सी जो होती है वह पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट ए और बी पृथ्वी तक पहुंचती हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। अल्ट्रावायलेट बी किरणों से जीवधारियों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? अल्ट्रावायलेट बी किरण से पड़ने वाले प्रभाव, जीन उत्परिवर्तन हो जाता है, आपका जीन में बदलाव हो जाता है, पौधों की वृद्धि में रुकावट आ जाती है, त्वचा कैंसर होता है, मोतिया बिंदु हो जाती है और सर्ण वर्ण हो जाता है, आपका जो स्किन है वो जल जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, पत्तियों को क्षति पहुंचती है और आनुवांशिक दोष हो जाते हैं बहुत सारे। तो कौन सी आती है आपकी? मैक्सिमम आती है आपकी अल्ट्रावायलेट बी रेज ही पृथ्वी पर मैक्सिमम आती है। आगे देखते हैं। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की परावैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेज से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। ये हमारा ओजोन है, O3 होता है, 3 O से मिलके बनता है ओजोन। परंतु यदि ओजोन को मात्र गैस के संदर्भ में ले तो यह विषैली होने के कारण पृथ्वी की सतह पर जैविक जीवन के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, देखते हैं। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुखी कैंसर का, त्वचीय कैंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्वचा कैंसर होता है परावैंगनी विकिरण से अगर आती है तो। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है, त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। ध्यातव्य है कि सूर्य की परावैंगनी किरणों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। सी जो है किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, ए तथा बी पृथ्वी पर आती हैं, जिनसे त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसका आंसर है ए, कथन और कारण दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा जो होती है अवशोषित हो जाती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की परावैंगनी किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी।
इस दृष्टि से कथन और कारण दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया? रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिकन टीम ने, ब्रिटिश टीम ने? तो इसका आंसर है डी, ब्रिटिश टीम ने इसका पता लगाया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया चैप्टर है हमारा वन एवं वन्य जीव। आइए स्टार्ट करते हैं। वन एवं उसके प्रकार। भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन इत्यादि प्रमुख हैं। कौन कौन से वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तथा मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी घाट। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जहां 200 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से हैं? रोजवुड, पॉम इत्यादि इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या बायोम जो है भूमध्य रेखा के निकट और 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी तक विस्तृत होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ये है आपका 10 डिग्री नॉर्थ में, और ये है आपका 10 डिग्री साउथ में 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। यह बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात को संजोए हुए है, यानी यहाँ पे ही ये लोग रहते हैं। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है। अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं। तापमान भी बहुत अधिक है और आर्द्रता भी बहुत अधिक है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है। इस कारण क्या होता है? चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं जिनका विशिष्ट स्तरण होता है। वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि 1 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की 200 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में वृक्षों की जो है बहुत अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों और पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गूंथकर फंदा जैसा बनाती हैं। इन बेलों को कठलता या लियाना कहते हैं। सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में से लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले वनों में ही मिलते हैं। यहाँ पशु जीवन का बाहुल्य है। यहाँ जो है पशु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसमें काफ़ी भिन्नता भी होती है। इनमें भूमि तथा वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव शामिल होते हैं। विषुवतीय वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। विषुवतीय वन कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार या वितान का गठन करते हैं। वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है। वितान मतलब जिसकी मान लीजिए ये है पत्ता हमारा, तो इसकी बहुत बड़ी कैनोपी होती है
तो इससे क्या होता है, प्रकाश बस जो भी प्रकाश आ रहा है यहीं अवशोषित हो रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा है, जमीन पे नहीं जा पा रहा है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विषुवत वनीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो विषुवत वन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए अमेजन वर्षा में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाना जाते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं, और जब वृक्ष होते, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वो वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, प्लस ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन को मुक्त करती रहती है। पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन जो है अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होती है। कितने प्रतिशत? तो 20। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम किसके बारे में जानते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में देखते हैं। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति होती है। मतलब इस वनों में क्या पाया जाता है? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतः शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन पाए जाते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में क्या पाई जा रही है? आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतया भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष जो है चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती, वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। पर्णपाती को क्या कहते हैं? पर्णपाती उसे कहते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्ती गिरा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्णपाती कहते हैं। उपोष्णकटिबंधीय वन उत्तर पश्चिमी कश्मीर को छोड़कर खासी पहाड़ियाँ, नागालैंड, मणिपुर में पाए जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय वन किसे कहते हैं? जो खासी पहाड़ियों, नागालैंड और मणिपुर में पाए जाते हैं। चीड़ वन, चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। इसके अलावा बुरुंस या रोडोडेंड्रॉन, बांज को हम क्या कहते हैं? ओक भी कहते हैं। बुरुंस को हम रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं, जैसी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है। चंदन कैसा वृक्ष है? तो ये पर्णपाती वाले वृक्ष हैं चंदन। आगे देखते हैं। अतः यह हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। अतः यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ बांज यानी ओक के वृक्ष एवं बुरुंस या रोडोडेंड्रॉन जैसे पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है, परंतु चंदन के वृक्ष वहाँ नहीं मिलेंगे। चंदन के वृक्ष आपके हिमालय में नहीं मिलेंगे, हिमालयी क्षेत्र में। रेड सैंडर्स रक्त चंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष की एक प्रजाति है। आप लोगों ने अभी पुष्पा मूवी देखी होगी। वहाँ पे क्या होता है? लाल चंदन को ही काटकर बेचा जा रहा था। तो लाल चंदन कहाँ मिलती है? आपके दक्षिण भारत में मिलती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की ये एक विशेषता है, ध्यान रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम जो है टेरोकार्पस सेंटिलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम
पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो आपका रक्त चंदन कहाँ पाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में पाया जा रहा है। यह दक्षिण भारत में पाया, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में। यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का एक हिस्सा है और टेरोकार्पस सेंटिलिनस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये सारी विशेषताएं आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। भारत में इसका निर्यात मुख्यतः चीन, जापान को किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है इसका निर्यात? तो चीन तथा जापान को करता है। इस वृक्ष का प्रयोग आयुर्वेद व सिद्धा दवाइयों को बनाने, पूजा सामग्री में, पारंपरिक खिलौनों को बनाने में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कौन सा वृक्ष? टेक्सास वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष जो है रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। टेक्सास वृक्ष में से टेक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो विशेषतया कैंसर के प्रति प्रभावी होती है, परंतु इसका प्रयोग जो है पार्किंसन रोग या पीढ़ी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग के विरुद्ध भी किया जाता है। पार्किंसन रोग के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में जो है मैंग्रोव वन भी पाए जा रहे हैं आपके, सदापर्णी वन भी और पर्णपाती तीनों ही वन पाए जा रहे हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.5% है। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य हैं, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे है, सेकंड पे आपका गुजरात आता है, थर्ड पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और फोर्थ पे आपका आंध्र प्रदेश है। मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य हैं। मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज हुई है? तो 3 राज्य में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। आगे चलते हैं। मैंग्रोव उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन होते हैं। मैंग्रोव क्या होते हैं? ये उष्ण और उपोष्ण दोनों जगह उगते हैं। कहाँ पे? तटीय क्षेत्रों में। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। इस प्रकार के ये तट रेखा को स्थिर रखते हैं तथा समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिकी निकाय माना जाता है। मैंग्रोव या गरान वन सुनामी या चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। मतलब ये सुनामी और चक्रवात जैसे तूफानों से क्या करते हैं? तट की रक्षा करते हैं। यह वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहाँ चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होती है। मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल ही के दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। ज्वारी वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाने जाते हैं। ज्वारी वन जो होते हैं डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इसलिए इसे सुंदरवन का नाम दिया गया है। भीतरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्मणी, बैतरणी और महानदी
डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। भितरकनिका किसके क्षेत्र में स्थित है? तो वहाँ पे आपके ब्रह्माणी नदी भी है, वैतरणी भी है और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल भी है जिसे 2002 में घोषित किया गया था। रामसर ईरान में स्थित एक शहर है। यह 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अपनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा का जो चोराव द्वीप है पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार। तो इसका आंसर है आपका सी, पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता। तो इसका आंसर है आपका डी, तीनों ही कथन सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विषुवतीय वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ होती है। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं। वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है।